गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे पिछली क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे और उस क्लास में मैंने बताया था कि प्रमोटर होते हैं, रेगुलेटरी जीन होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेगुलेटरी जीन जो कि जिनका जो काम होता है वो क्या होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे रेगुलेटरी जीन अगर आपको ध्यान हो, रिकॉल करिए, रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते थे, वहां से एमआरएनए और जो प्रोटीन बनेगा वो मे बी एक्टिवेटर की तरह काम कर सकता था या रिप्रेसर की तरह काम कर सकता था। तो वही चीज है, रेगुलेटरी जीन एक्टिवेटर की तरह अगर उसने काम किया तो एक्टिवेटर जो होता है कि एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर में के फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, दैट इज एग्जाम्पल है उसका जिंक फिंगर या HTH या होम्यो डोमेन। दूसरा पार्ट होता है इसका एक्टिवेशन डोमेन। अगर इसकी जगह रिप्रेसर होता तो वहीं हम इसको बोलते रिप्रेसर डोमेन। अब ये जो एक्टिवेशन डोमेन जो होता है ये कैसा होता है? इट इज एसिडिक डोमेन, क्योंकि इसमें एसिडिक अमीनो एसिड्स ज्यादा होते हैं। ग्लूटामिन रिच डोमेन, प्रो रिच डोमेन। अब ये कहता है कि दीज फैक्टर्स वर्क्स अलोंग विद अदर फैक्टर्स कॉल्ड कोएक्टिवेटर्स। ये सारे फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनको बोलते हैं कोएक्टिवेटर। अब जैसे कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये रेगुलेटरी एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एक एक्टिवेटर है जिसके दो पार्ट हैं। एक तो है डीएनए बाइंडिंग मोटिव जो हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, दूसरा है एक्टिवेटर डोमेन या एक्टिवेटिंग डोमेन। और अगर आपको ध्यान हो तो यूकैरियोट्स में हमने बताया था कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन apparatus जो कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एंजाइम सब मिलके बनाते हैं। तो इन दोनों को अगर इंटरेक्शन करना हो तो कौन करवाता है? अगर आप साथ देखें तो कोएक्टिवेटर्स। तो कोएक्टिवेटर्स का भी रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट और इनिशिएट कराने में। अब हम देखेंगे कि ये कोएक्टिवेटर्स क्या हैं। कोएक्टिवेटर्स जो हैं उनके जो फर्दर पार्ट हैं, अगर हम या देखें दो तरीके के होते हैं। एक क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन फैक्टर और दूसरा होता है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स या हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फैक्टर। जो फर्स्ट है क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन फैक्टर, वो क्या करता है? इट मॉडिफाइज द प्रोटीन एसोसिएटेड विद क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन के साथ प्रोटीन्स होते हैं उसको मॉडिफाई करता है। आपको पता है अगर आपने न्यूक्लियर या डीएनए पैकेजिंग स्टडी की हो तो डीएनए के साथ जो पैकेजिंग होती है वो हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं तो उस हिस्टोन प्रोटीन्स का अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। क्योंकि डीएनए किस स्टेज में है? डीएनए जो है वो पैक्ड स्टेज में है। जब तक कि आप उसके प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, रिमेंबर करो कि ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये मॉडिफिकेशन होता है, अगर आप ध्यान रखें, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है, ये सारे जो हैं मॉडिफिकेशन होते हैं डीएनए में या हिस्टोन प्रोटीन्स में। तो जो प्रोटीन हिस्टोन का मिथाइलेशन कर रहा है उसे हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज या एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो इस तरीके के जो प्रोटीन हैं जो कि कर रहे हैं, बेसिकली हैं तो ये भी एंजाइम ही। अब हम देखेंगे कि जो अभी हमने बोला क्रोमेटिन रिमॉडलिंग जो है वो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग क्या है? विदाउट मॉडिफाइंग हिस्टोन प्रोटीन चेंज इन न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड इट्स पोजीशन चेंज। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग हम कब बोलते हैं? क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एज अ नेम सजेस्ट, हम हिस्टोन प्रोटीन में कोई चेंज नहीं कर रहे। बिना हिस्टोन प्रोटीन में कोई चेंज किए बिना हम डीएनए के पोजीशन को और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं।
ठीक है, जैसे बताया भी हुआ है, +1 आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, यहां से यहां तक टाइटली था, यहां खुला, डीएनए थोड़ा अनपैक्ड हो गया. एज डीएनए इज टाइटली बाउंड सो कोएक्टिवेटर्स अलाउज द बाइंडिंग बाय मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए. जो हमने अभी बताया था कि बहुत टाइटली बाउंड है डीएनए यहां से यहां तक. तो कोएक्टिवेटर का फंक्शन क्या होता है? कोएक्टिवेटर क्या करता है, ये बाकी फैक्टर्स को भी अलाउ करता है कि डीएनए के साथ बाइंड करें. कोएक्टिवेटर्स, इसका मतलब कोएक्टिवेटर्स प्रिपेयर पर्टिकुलर पोजीशन सो दैट बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड एक्टिवेटर डोमेन बाइंड एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब कोएक्टिवेटर एक क्या काम कर रहा है, कोएक्टिवेटर प्रिपेयर कर रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन डीएनए पे, सो दैट जैसे कि वहां पर बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक्टिवेटिंग डोमेन सब आकर के बाइंड कर जाएं और क्या करें, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दें. अब देखते हैं हम रेगुलेटरी एलिमेंट. अब जो रेगुलेटरी एलिमेंट है ये क्या है? एक्चुअली इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. नेचर इज नॉन कोडिंग, अलाउज द बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. और ये क्या करता है? रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग को अलाउ करता है. जो रेगुलेटरी एलिमेंट है फर्दर, ये जो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स. अब ये जो है प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल टू द प्रमोटर, इसका मतलब नियर और विद इन द प्रमोटर. इसके नेम से ही पता लग रहा है. एग्जाम्पल है इसके जैसे रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, अपस्ट्रीम कंट्रोलिंग एलिमेंट या अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस या जीसी एलिमेंट, CAAT जो हम बोलते हैं. दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स. लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स, इसका मतलब इसके एग्जाम्पल हैं एनहांसर, साइलेंसर, लॉकस कंट्रोल रीजन जिसको हम LCR रीजन बोलते हैं. अब ये बताते हैं कि एज ए पोजीशन के बेस पे बताया हुआ है कि जब हमने बताया कि जैसे ये हमारा सीक्वेंस है और ये हमारा +1 ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ये प्रमोटर है तो प्रॉक्सिमल टू द प्रमोटर, और ये दूर है तो लॉन्ग रेंज. ठीक है, तो ये क्या है? रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं. तो ये दोनों को डायग्रामेटिकली बताया हुआ है. उसके बाद अब हम देखेंगे जीसी बॉक्स. जो हम अभी कह रहे थे कि ये है रेगुलेटरी जीन, उससे mRNA प्रोटीन, सपोज ये एक एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है? SP1 बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये क्या करेगा? FC1 फर्दर जाकर के जीसी बॉक्स पे आकर के यहां बाइंड कर जाएगा. ठीक है, अब यहां पे बाइंड कर गया तो ये टाटा एलिमेंट, बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटर्स, ठीक है, ये सारे आकर के यहाँ पे कोएक्टिवेटर्स, ये सारे आकर के यहाँ बाइंड कर जाएंगे. अब यही जो SP1 है इसका बताया हुआ है कि इसके फर्दर दो पार्ट होंगे. एक होगा डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो कि डीएनए से बाइंड करेगा, एक होगा इसका एक्टिवेटिंग डोमेन. जो एक्टिवेटिंग डोमेन है ग्लूटीन रिच, और जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो ZN फिंगर जिसको C2H2 भी बोलते हैं. ऐसे ही दूसरा होता है वो होता है GOL4, इसका भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन और दूसरा एक्टिवेटिंग डोमेन. तो ये वाला जो है इसका ऊपर एसिडिक डोमेन और ZN फिंगर मोटिफ होता है, इसके पास भी C2H2. ठीक है, अगर तो इफ UAS हुआ यानी अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो भी कैसे होगा? रेगुलेटरी जीन है, mRNA है, प्रोटीन है, वो GOL4 है, एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है. UAS, ठीक है, ये यहां आकर के बाइंड कर जाएगा. ये इसकी पोजीशन होती है -245 बेस पेयर, सॉरी 275 बेस पेयर अपस्ट्रीम. ठीक है, 1 एंड रिपीटिंग यूनिट इज 7 बेस पेयर. ये आप देखिए अप्रोक्सीमेटली ये जो रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, जो है ये 7 बेस पेयर की है. और ये क्या करा रहे हैं? सपोज अगर एक्टिवेटर है तो बताइए पॉजिटिव रेगुलेशन कराएंगे, आकर के यहां बाइंड कर गए हैं.
ठीक है, और ये फर्दर है। अब जब ये जैसे ये बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन है, गोल्फ 1 ठीक है जीन है, वहां से mRNA प्रोटीन और क्या बना है, एंजाइम बन गया, और वो क्या करेगा, गैलेक्टोज को फर्दर ग्लूकोज में चेंज करेगा। तो इस तरीके से पूरा जो है ये फंक्शन चलता है एक्टिवेटर्स का, को एक्टिवेटर्स का और रेगुलेटरी जीन का, कि रेगुलेटरी जीन किस तरीके से फंक्शन करती है और किस तरीके से काम करती है। अब हम देखते हैं जो हमने अभी बात करी थी लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं। जैसे हमने अभी भी बताया एनहांसर्स, ठीक है, साइलेंसर्स। तो एनहांसर्स क्या है, इट इज अ रेगुलेटरी एलिमेंट, करेंगे क्या, ये पॉजिटिव रेगुलेशन, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, रेयर इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट्स में रेयर। साइज ऑफ एनहांसर वेरीज फ्रॉम 100 to 300 बेस पेयर लॉन्ग एंड इट इज सिस एक्टिंग, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था कि सिस और ट्रांस एक्टिंग। सिस एक्टिंग का मतलब है अपने साथ वाले जीन के लिए ही एक्ट करेगा और ट्रांस के लिए डिफरेंट, ठीक है, दूसरी जगह पे। अब ये है, ये एक्टिवेटर यहाँ के बाइंड कर गया है, बेसल ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो किस तरीके से ये काम करेगा, आप ये देखिए, इंटरेक्शन जो होती है एक्टिवेटर की बेसल ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स के साथ वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस था, यहाँ एक्टिवेटर आकर के बाइंड कर गया है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ +1 जो है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, बेसल ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स, इस तरीके से ये इंटरेक्शन करेंगे और फर्दर जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। नाउ इट इज पोजीशन इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट। ये पोजीशन इंडिपेंडेंट है और ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट है। एक्शन इज टिश्यू स्पेसिफिक, इसका एक्शन जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक है। वन एनहांसर कैन कंट्रोल द एक्टिवेशन ऑफ मोर देन वन जीन। ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक एनहांसर एक से ज्यादा जीन को कंट्रोल कर सकता है। एनहांसर बाइंड्स विद एक्टिवेटर्स, और करता क्या, एनहांसर एक्टिवेटर्स के साथ बाइंड करता है। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये प्रमोटर है, ये जीन ए है, ये एनहांसर है बीच में, ये इंसुलेटर है, ठीक है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। ये जीन सी है, फिर ये एनहांसर है, फिर ये जीन बी है। अब देखिए, हमने बोला कि ये सिस एक्टिंग है, वो हमने इसीलिए बोला कि ये एनहांसर जो है ये जीन ए के लिए ही वर्क करेगा, ये जीन सी के लिए काम नहीं कर सकता। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकता, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो इंसुलेटर कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही के बीच में इंसुलेटर की प्रेजेंस है, इंसुलेटर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जीन ए है, इधर फर्दर फिर कोई और जीन हो, तो मोर देन वन जीन से, एक जीन से ज्यादा जीन को ये एनहांसर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बट ये ऑलवेज सिस एक्टिंग होता है, ये ट्रांस एक्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इंसुलेटर इसको कंट्रोल करता है। यही बात लिखी हुई है कि दिस एनहांसर कैन वर्क फॉर दिस प्रमोटर, ठीक है, एज नो इंसुलेटर बिटवीन देम, ठीक है। वन एनहांसर कैन एक्टिवेट ऑल द जीन्स एज देयर एक्शन इज पोजीशन और ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, ठीक है। ये एनहांसर कर सकता था इनको, बट मैंने बताया ना, इंसुलेटर की प्रेजेंस की वजह से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एनहांसर अगर कहीं भी आपने डाल दिया, वन एनहांसर कैन एक्टिवेट ऑल द जीन्स, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो पोजीशन और ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट है। सो इंसुलेटर रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। सो क्या करता है, इंसुलेटर इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब आप देखिए कि एनहांसर्स क्या चीज हैं और कैसे ये इवॉल्व हुए थे। एनहांसर 1998 में, ठीक है। आप ये देखिए, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये बीटा ग्लोबुलिन जीन है, ठीक है, ये जीनोम है, ये बीटा ग्लोबुलिन जीन है। और हेयर नो अर्ली प्रमोटर एलिमेंट, यहां पर कोई अर्ली प्रमोटर एलिमेंट नहीं था। जो भी इसका बीटा ग्लोबुलिन जीन हुआ, उसको प्रोडक्ट हुआ, उसको ट्रांसफेक्टेड किया हमने
फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के, ठीक है, सेम बीटा ग्लोबुलिन जीन पे। तो ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हमें इसका प्रोडक्ट मिला। वहीं पे एक हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, ये सिंपल ही था, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और यहां पे जो एक थोड़ा सा जो है जीनोम है SV40 वायरस का, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, अर्ली प्रमोटर एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ये बीटा ग्लोबुलिन जीन है। जब ये बना प्रोटीन तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में बना, here very large amount because of enhancer, and it was found that enhancers sequences are present in eukaryotes। जो एनिमल वायरस है SV40, नेचर ऑफ जीनोम इज सेम एज एनिमल जीनोम। तो क्या था, इसके अंदर वो एनहांसिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे। उस एनहांसिंग सीक्वेंसेस के प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे जो प्रोटीन बना वो बहुत लार्ज अमाउंट में बना। इसका मतलब एनहांसर के सीक्वेंसेस ने इसको रेगुलेट किया और बन गया। बट यहां पर कोई एनहांसर सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं था, तो डायरेक्टली जो है, ठीक है, जो हमें यहां पे जो प्रोटीन मिला वो बहुत स्मॉल अमाउंट का मिला, ठीक है। तो ये एक तरीके, ये कैसे इवॉल्व हुआ, कि कैसे पता चला कि एनहांसर है। अब देखेंगे दूसरा जो हमने बात करी थी LCR रीजन की, कि लोकस कंट्रोल रीजन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लोकस कंट्रोल रीजन है। क्या होता है, सपोज ये हमारे जीन है बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन, ठीक है, ये इनके प्रमोटर्स हैं। ये एक पूरा जीन क्लस्टर है जो हमने बताया। ये LCR रीजन है। इसे अगर आगे आप जाएं तो ये क्या है, DNA, ये जो है DNA फर्स्ट रेसिस्टेंट है, और ये जो है DNA फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव है रीजन, ठीक है। इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन अटैच टू प्रमोटर रीजन एंड कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो रीजन है लोकस कंट्रोल रीजन जो हम बोलते हैं, इट इज DNA फर्स्ट, ठीक है, DNA फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रीजन होता है। ये इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन अटैच टू प्रमोटर रीजन, ठीक है, उन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है जो प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हैं, और उससे वो कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। इफ दिस रीजन इज प्रेजेंट देन ट्रांसक्रिप्शन रेट इज हाई। अगर ये रीजन प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई होता है, और इट इज ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, ठीक है, और इट इज लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट। ये एक लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट है। तो ये तो हमने बात किया कि किस तरीके से एनहांसर्स एक्टिवेटर्स के पार्ट होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं और कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हमने बात करी थी, ठीक है, जो हमने बताया ना, एक DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। तो वो DNA बाइंडिंग डोमेन क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं DNA बाइंडिंग मोटिव्स। सो पहला अगर हम देखें तो वो है HTH, यानी हेलिक्स टर्न हेलिक्स बोलते हैं इसको। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मोस्ट कॉमन डोमेन होता है। फर्स्ट DNA बाइंडिंग डोमेन डिस्कवर्ड इन लैम्डा रिप्रेसर, साइज इज अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड रेसिड्यूज लॉन्ग। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये आप देखिए अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स हैं सारे। तो वही बताया हुआ है कि 7 से 8 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ये और ये है क्या, अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद ये एक लूप आ जाता है, टर्न 3-4 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज का होता है। फिर अगेन सेम 7 to 8 अमीनो एसिड्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और ये जो रीजन है इसका, यही है रिकॉग्निशन हेलिक्स विच बाइंड्स टू मेजर ग्रुव, ठीक है, यही रिकॉग्नाइज करता है और DNA के मेजर ग्रुव से बाइंड करता है। इट बाइंड्स विद मेजर ग्रुव ऑफ DNA। इंटरेक्शन इज क्या इंटरेक्शन होती है, कैसे बाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही मेजर होता है। अब हम दूसरा बात करें, वो होता है होम्योडोमेन। होम्योडोमेन ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ HTH, मतलब हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ये स्पेशलाइज्ड टाइप का है, मेड अप ऑफ 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का ये बना हुआ होता है।
और 3 राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इसमें होते हैं। अब जब हमने बोला 3 राइट हैंडेड होते हैं तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट हेलिक्स, ठीक है, देन सेकेंड हेलिक्स और फिर थर्ड हेलिक्स। सिमिलर टू HTH है ये रीजन, ठीक है, ये वही सेम लूप्स हैं, बस ये है कि इसका ये रीजन बाइंड विद माइनर ग्रूव, ठीक है, और ये रीजन बाइंड विद मेजर ग्रुप, ये रिकॉग्निशन हेलिक्स हैं, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम ही हैं उसके। अल्फा हेलिक्स 2 and 3 शोज HTH कन्फर्मेशन। अगर आप यहां देखें 2 और 3, अगर आप इसको हटा दें तो आप देखें बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर हो जाएगा जो अभी हमने पहले पढ़ा है, सिमिलर टू HTH, ठीक है। एग्जाम्पल होम्योटिक जीन्स, ठीक है, होम्योटिक जीन्स आपने ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर अगर आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आएगा वो, खैर होम्योटिक जीन्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीनापीडिया और बिथोरेक्स, जो ये A180 बेस पेयर का होता है जिसको बोलते हैं होम्योबॉक्स या होम्योडोमेन, ठीक है, ये होम्योटिक जीन्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोड्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये इसका सब mRNA आया और ये इसका प्रोटीन आया, ठीक है, जो हमने अभी बोला था ये 60 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का है, यही होम्योडोमेन है, ठीक है। ये प्रोटीन बन गया, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, ठीक है, होम्योडोमेन बोलते हैं इसको। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। दूसरा है ल्यूसिन जिपर मोटिफ, ठीक है, मोटिफ बेजिप, जिप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डीएनए बाइंडिंग एंड डायमराइजेशन, ठीक है, बाइंड्स विद मेजर ग्रूव। इट इज अ डाइमर, कैन बी होमो और हेटेरोटेट्रामर, ठीक है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है और इंटरेक्शन जो है इसकी मेनली आयनिक होती है। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो देखिए किस तरीके से है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स, इसलिए यहां पे रिपल्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग यही रीजन है जो कि डीएनए के साथ बाइंड करेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डीएनए के साथ इजिली बाइंड करेगा क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अब ये देखिए 7 ल्यूसीन रेसिड्यूज हैं यहाँ पे, ये सारे 7 ल्यूसीन है जो कि डायमराइजेशन करते हैं इसकी, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ पॉली